तो पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अभिनव पहाड़ियों के बीच से अपनी माँ के स्मारक की तरफ आगे बढ़ रहा था। आसमान में लगातार बादल गड़गड़ा रहे थे। घने बादल छाए होने की वजह से माहौल बहुत खराब था। अभिनव अपनी गाड़ी से पहाड़ी के नीचे तक पहुंच गया था। उसे आगे पैदल ही जाना था। कबीर ने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोका। अभिनव एक झटके के साथ गाड़ी से बाहर निकल गया। उसने देखा कि जिस पतली सी पगडंडी से होते हुए वो पिछली बार स्मारक पर पहुंचा था, इस बार उसकी जगह एक बुलडोजर ने खोदकर चौड़ी सड़क बना दी थी। हंसराज को कबीर भी अभिनव के पीछे पीछे चल रहे थे। वो दोनों भी इस नए रास्ते को देखकर हैरान हो चुके थे। अभिनव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसकी माँ पर हल्की सी भी खरोच उसकी माँ पर हल्की सी भी खरोच आए, यह अभिनव को बर्दाश्त नहीं था। आज सिर्फ खून की बारिश ही उसके गुस्से की आग को बुझा सकती थी। उधर पहाड़ी के ऊपर बुलडोजर पर बैठी हुई समता अमीर होने के ख्वाब देख रही थी। समता का मानना था कि थोड़े बहुत पागलपन के बिना लाइफ में कुछ भी अजीब करना नामुमकिन हो सकता है, लेकिन उसका पागलपन आज उसे उसकी मौत के करीब ले जा रहा था। समता विद्या की फोटो से बोली, विद्या, मैं तुम्हें तुम्हारे गढ़वाल परिवार को नहीं जानती, लेकिन जो इन मुझे तुम्हारी डायरी से मिली है वो पूरे गढ़वाल परिवार में भूचाल लाने के लिए काफ़ी है। उसने सबसे पहले गुस्से में चिल्लाई। मैं समता फोन पर टाइम देखी और चिल्लाई, इतनी देर क्यों लग रही है? तुम्हारा वो लड़का अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारे पैसों का इंतजाम करना था ना, इसीलिए देर हो गई। ये आवाज़ सुनते ही समता खुशी के मारे उछल पड़ी। अब समता समझ चुकी थी कि अभिनव आ चुका है। अभिनव आंखों में नफरत की आग लिए हुए धीरे धीरे नजदीक आ गया। तभी समता एक्साइटेड होकर ताली बजाते हुए बोली, मेरे पैसे आखिर आ ही गए। उसने पैसों के लालच में अभिनव के चेहरे का गुस्सा भी इग्नोर कर दिया था। समता किसी ड्रग ड्रग एडिक्ट की तरह छटपटाते हुए बोली, हाँ, कहाँ है मेरा पैसा, कहाँ है अभिनव? अभिनव दांत पीसते हुए बोला, पैसे आ रहा है। 1 बिलियन कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, इतना कैश जुटाने में टाइम लगता है। समता गुस्से में चिल्लाई, तुम क्या मुझे पागल समझ रहे हो अभिनव? मैं तुम्हारे इन झूठे वादों से नहीं बचने वाली। ऐसे झूठे वादे करके तुमने मेरी बेटी का कई सालों तक फिजिकल यूज किया है। गरीब होने का नाटक करके तुमने उसके साथ कई रातें गुजारी है, इसीलिए अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। अब मेरी बेटी कोई यूज एंड थ्रो वाली लड़की नहीं है, जिसे तुम चिंगम की तरह टेस्ट खत्म होने के बाद थूक दो। यह सुनकर हंसराज गुस्से में बोला, जुबान संभाल कर बात करो। लेकिन समता उल्टा हंसराज को डांटते हुए बोली, तुम जुबान संभाल कर बात करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो गड्ढा मैंने स्मारक को तोड़कर बनाया है उसमें तुम्हारे को ही गाड़ दूं। यह बोलते हुए समता ने बुलडोजर की हेडलाइट ऑन कर दी। उन लाइट्स का उजाला इतना तेज था कि पूरी पहाड़ी के ऊपर रोशनी हो गई। तभी अभिनव की नजर उखड़े हुए स्मारक पर पड़ी गई। वो स्मारक टूटकर बिखर चुका था और उस पर लगी विद्या की फोटो चकनाचूर हो चुकी थी। स्मारक की जगह अब एक बड़ा सा गड्ढा हो चुका था। इस नज़ारे ने उन तीनों को ही हिलाकर रख दिया था। अभिनव दांत पीसते हुए बोला, यह तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है समता। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम अब जिंदा बचोगी? अगले ही पल अभिनव ने गुस्से भरी आंखों से समता को देखा और मुट्ठी बांधकर उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी समता ने हाथ में पकड़ा हुआ लाइटर जला लिया। वो हंसते हुए बोली, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस बॉक्स को आग लगा दूंगी। और इसे कोई ऐसा वैसा बॉक्स समझने की भूल मत करना। यह बॉक्स मुझे स्मारक के नीचे गड्ढे में मिला है। जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारी माँ तस्वीरों में कैसी दिखती है, क्या सोचती थी और अपनी डायरी में क्या लिखती थी? यह सुनते ही अभिनव के पैर अपने आप रुक गए। आगे रखे हुए अभिनव को ऐसे किसी बॉक्स का अंदाजा तक नहीं था। एक आवाज में अभिनव बोला, उस तरह के मजाक के मूड में नहीं हूँ। याद रखो। समता ने मुस्कुराते हुए बॉक्स के अंदर से एक फोटो उसने वो फोटो अभिनव को दिखाई और बोली, अपने माँ बाप की गोद में अपने माँ बाप की गोद में देखो। संजय और विद्या की गोद में एक न्यूबॉर्न बेबी था। तो वो पहले वाली फोटो को देखकर उसकी आंखों भरी भर आ गई। और भी साथ में वह दूसरे स्थान पर एक पलटते हुए, आज मैंने संजय को पहली बार अपनी प्रेगनेंसी के बारे में याद रखा। वो खुशी के मारे बच्चे की तरह पागल सा हो गया था। दूसरा पन्ना पलटकर बोला, आज हमारे बच्चे ने पहली बार पेट के अंदर मुझे लात मारी, लेकिन संजय ने वो मोमेंट मिस कर दिए, इसलिए वो आज ऑफिस भी नहीं गया था और पूरे दिन मेरे पेट पर हाथ लगाए बैठा रहा। समता ने एक और पन्ना पलटा और बोली, आज हमने डिसाइड किया है कि अगर लड़की हुई तो उसका नाम अनन्या होगा और अगर लड़का हुआ तो अभिनव। वैसे संजय को तो लड़की चाहिए थी, लेकिन मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे पेट में तुम हो अभिनव। अभिनव, शायद तुम कभी इस डायरी को पढ़ोगे, इसलिए मैं बता देती हूँ, मुझे लड़का ही चाहिए था।
मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनकर आने के लिए थैंक यू। समता ने एक के बाद एक कई सारे पन्ने पलटे और पढ़ने लगी और बोली, इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी है इसमें। अभिनव बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वो डायरी में लिखी हुई एक एक बात पढ़ना चाहता था। वो सारी तस्वीरों को अपनी आंखों से देखना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, समता ने वापस से लाइटर जला लिया और बोली, आगे मत बढ़ना, पहले मुझे मेरे पैसे दे दो। अब मुझे कैश नहीं चाहिए। सबसे पहले तुम, नहीं तो मैं इस बुक को आग लगा दूंगी। यह धमकी सुनकर अभिनव के अपनी जगह पर ही रुक गया। हंसराज गुस्से में चिल्लाया, क्या तुमने जिंदगी में कभी इतनी बड़ी रकम देखी भी है? 1 बिलियन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। अगर मैं बैंक में ट्रांसफर करने की कोशिश भी करूंगा तो भी बैंक को एडवांस में बताना होगा। कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है। जल्दी से बैंक में फ़ोन करो और उन्हें पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बोल दो। समता जानती थी कि एक बार पैसे उसके हाथ लग जाए तो उसने वहां से बचकर निकलने के लिए रोहन की ज़रूरत पड़ेगी। देवई और समता ने रोहन तीनों को भिड़ाकर खुद वहां से बचकर भागने का प्लान बनाया था। इसलिए समता के लिए वेट करना फायदे का सौदा ही था, क्योंकि थोड़ी देर में रोहन भी वहां पहुंचने वाला था। हंसराज समता को डांट के लिए आगे कुछ बोलने ही वाला था, तभी अभिनव ने बोला, मुझे मंजूर है। हंसराज, फोन करके सारे पैसे ट्रांसफर करवाओ। अभिनव का ऑर्डर सुनते ही हंसराज ने तुरंत फोन निकाला और कॉल पर किसी से बात करने लगा। तभी समता बोली, जब तक पैसे नहीं आते हैं तब तक टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। चलो एंटरटेनमेंट करते हैं। मुझे यह सुनकर कबीर और अभिनव हैरान हो गए। समता ऐसी सीरियस सिचुएशन में भी एंटरटेनमेंट की डिमांड कर रही थी। अभिनव ने बोला, क्या चाहिए तुम्हें? समता बोली, मुझे तो केवल पैसे चाहिए, लेकिन हाँ, फिलहाल मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे आगे घुटनों घुटनों के बल पर झुको और नाक रगड़कर माफी मांगो। आज तक तुमने हमारे साथ जितनी भी धोखेबाजी की है उस सब की माफी मांगो। यह सुनकर कबीर आग बबूला हो गया। समता ने न सिर्फ विद्या का स्मार्क तोड़ा था, बल्कि वह अभिनव को ब्लैकमेल करके उसकी इज्जत की भी धज्जियां उड़ाना चाहती थी। कबीर चिल्लाया, समता, अपनी औकात मत भूलो। समता ने तभी हाथ में पकड़ी हुई फोटो से लाइटर में आग लगा दी और बोली, तू चुप कर कुत्ते। अभिनव, तुम झुकते हो या मैं बाकी की सारी फोटो में भी फेंक दूं? कबीर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अभिनव अचानक घुटनों के बल पर गिर पड़ा और बोला, नहीं प्लीज, ऐसा कुछ मत करना। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। कबीर और हंसराज अभिनव को ऐसी ताकत में हालत में नहीं देख सकते थे। वो दोनों इतने गुस्से में थे कि अभी समता को जान से मार डालना चाहते थे। समता जोरों से हंसते हुए बोली, तुम बहुत बड़े कायर हो। तुमने मेरी बेटी के साथ जो धोखा किया है, आज तुम्हें उसकी सजा मिलकर ही रहेगी। आज हर एक बात का हिसाब होगा। अभिनव गढ़वाल, नाक रगड़ो, जल्दी नाक रगड़कर माफी मांगो। हंसराज और कबीर एक साथ चिल्लाए, अभिनव नहीं। तभी अभिनव ने शांति से बोला, ठीक है, जैसा तुम बोलो। तभी अचानक रात के सन्नाटे को चीरते हुए तालियों की आवाज आने लगी। सब लोगों का ध्यान तालियों की तरफ गया। उसके बाद अभिनव ने देखा कि रोहन और वैभवी धीरे धीरे अंधेरे के रास्ते से चलते हुए उसके नजदीक आ रहे थे। वहीं असली तभी रोहन मुस्कुराते हुए बोला, वाह, क्या सीन है, क्या सीन है। अभिनव गढ़वाल अपने घुटनों पर नाक रगड़ने वाला है। कायर लोगों का घमंडी मालिक, जो लोगों को कीड़ों मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझता है और लोगों के घर में घुसकर ही उन्हें मारता पीटता है, वो अभिनव गढ़वाल आज ऐसी कंडीशन में है। अभिनव ने आंखों में नफरत लिए हुए रोहन को घूर कर देखा। रोहन भी अपने हाथ में बंदूक लिए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे वैभवी भी मुस्कुराते हुए आ रही थी। रोहन अभिनव के पास गया और उसके सामने पंजों के बल बैठकर बोला, मैंने बोला था ना, मैं वो रात कभी नहीं भूलूंगा। लो, मैं आ गया और अब तुमसे अपना हिसाब बराबर करूंगा। तो अभिनव दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ऐसा कर सको। तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। रोहन मुस्कुराते हुए बोला, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रोहन ने अभिनव के माथे पर बंदूक लगा दी और बोला, अब बोलो, मेरा लेना देना है या नहीं? यह देखकर कबीर गुस्से में 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन रोहन उसे धमकी देते हुए बोला, जहाँ खड़े हो वहीं रुक जाओ, वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा। फिर कल सुबह न्यूज़पेपर की हेडलाइन में छपेगा, कल रात जंगल में टाइगर का शिकार हो गया। यह सुनकर कबीर के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। तभी अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम टाइगर का शिकार कर सकते हो? अभिनव ने रोहन की आंखों में आंखें डालकर पूरा घूर कर देखा। इसकी वजह से रोहन के शरीर में सिरन सी दौड़ गई। उसके माथे पर अचानक ही पसीने की बूंदें आ गई। वो तुरंत ही 2 कदम पीछे हटकर बोला, माना कि मैं भी अंडरग्राउंड का माफिया हूँ,
मैं कोई दूध का दूल्हा हुआ नहीं हूँ, लेकिन हमारे फिर भी कुछ उसूल है। लेकिन तुम इतने गिर चुके हो कि अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पहले तुमने पैसों के लिए लड़की को धोखा दिया, और अब कहीं अनन्या को तुम्हारी सच्चाई का पता ना चल जाए, इस डर से तुम समता आंटी को भी जान से मारने आ गए हो। पहले अपने अंदर से देखो अभिनव अग्रवाल, इसलिए तुम्हें आज ही होगा। यह बोलते हुए बंदूक दिखाई पर ट्रिगर दबाने लगा। यह देखकर वैभवी और समता बहुत खुश हो रही थी। अभिनव रेंज के अंदर था, और ऐसी रेंज में बंदूक की गोली से बचना किसी के लिए भी नामुमकिन था। लेकिन जैसे ही रोहन ने ट्रिगर दबाया, अभिनव की आंखों टाइगर की तरह चमकने लगी। अभिनव बिजली की फुर्ती से गोली को डच कर गया। तो पहले अपने सभी देखते देखते रह जाते हैं। वो रोहन के बहुत नजदीक पहुंच गया था। रोहन ने घबराहट के मारे ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, लेकिन अभिनव ने हर गोली को डच करते हुए रोहन की छाती पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। मुक्का जड़ते ही रोहन उड़ते हुए पीछे बने हुए एक गड्ढे में जा गिरा। एक पल के लिए तो रोहन की सांसें बिल्कुल भी थम चुकी थी। तभी रोहन ने नोटिस किया कि उसकी छाती की कुछ पसलियां टूटकर अंदर घुस चुकी थी। वैभवी और समता का तो पता भी नहीं था कि अभिनव के पास ऐसी ताकत भी है। उनको तो यह अंदाजा तक नहीं था। वैभवी और समता ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान बंदूक की गोली को भी इतना जल्दी से डच कर सकता था। ना सिर्फ वो दोनों, बल्कि कबीर और हंसराज भी यह नज़ारा देखकर हैरान हो चुके थे। कबीर की आंखों के आगे यह दूसरी बार था जब अभिनव ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से बंदूक की गोली को डच कर लिया था। अभिनव की आंखें रात के अंधेरे में उंगली जंगली जानवर की तरह चमक रही थी। वो धीरे धीरे चलते हुए रोहन की तरफ बढ़ने लगा। इतनी देर में रोहन गड्ढे में से बाहर निकल जा चुका था। वो कांपती हुई आवाज में बोला, इम्पॉसिबल, तुमने गोली को कैसे डच किया? दिस इज इम्पॉसिबल। यह बोलते हुए रोहन ने फिर से अभिनव पर बंदूक तान दी, लेकिन उसके हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि बंदूक अपने आप ही छूटकर जमीन पर गिर गई थी। रोहन अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर जवाब देने लगा था। तभी वैभवी चिल्लाई, रोहन क्या कर रहे हो तुम? निकम्मे कहीं के! हाथ में बंदूक होने के बावजूद भी तुम उसे नहीं मार पा रहे हो, बल्कि यूजलेस मैन। वैभवी के ऐसे शब्द सुनकर रोहन को देवाऊ की फीलिंग्स आने लगी, मानो उसने यह नज़ारा पहले भी देखा था। जिस तरह समता संजीव को बात बात पर गालियां देती थी और बेइज्जत कर देती थी, ठीक वैसा ही वैभवी इस वक्त रोहन के साथ कर रही थी। रोहन को अब कुछ हद तक अंदाजा हो गया था कि वैभवी उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन एक आशिक होने के नाते उसके पास पनाह होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है, यह सब सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, और अगला एपिसोड जल्दी ही आज ही अपलोड होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।